हवा में चमेली की खुशबू और मानसून की बारिश का इंतजार था। यह एक ऐसा समय था जब प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में थी। हर तरफ हरियाली और ताजगी का माहौल था। लेकिन 144 संत नगर की दीवारों के अंदर एक अलग ही तूफान उमड़ रहा था। यह तूफान बाहरी दुनिया से छुपा हुआ था, एक ऐसा तूफान जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। खामोशी का तूफान, मौत का तूफान। यह तूफान न केवल घर के अंदर था, बल्कि पूरे मोहल्ले में एक अजीब सी खामोशी फैला रहा था। यह कोई आम घर नहीं था। यह घर अपने आप में एक रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जो हर किसी को हैरान कर देता। यह साइयों का घर था, एक ऐसे भयानक राज को छुपाए हुए जिसे समझना मुश्किल था। इस घर की दीवारें कई कहानियां बयां करती थीं, लेकिन कोई भी उन कहानियों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। एक ऐसा राज जो जल्द ही दिल्ली के दिल में हलचल मचा देता था। यह राज इतना गहरा था कि इसे जानने के बाद कोई भी इंसान सामान्य नहीं रह सकता था। तारीख थी 1 जुलाई 2018। यह दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। सूरज आसमान में चरा रहा था, उस अंधेरे से बेखबर जो भाटिया परिवार के घर पर छा गया था। यह अंधेरा न केवल घर के अंदर था, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी में फैल चुका था। अंदर 11 जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं, मौत का एक भयानक मंजर छोड़कर। यह मंजर इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप उठी। सभी मुर्दा एक ही परिवार के थे, खून के रिश्ते और एक खौफनाक साझा किस्मत से बंधे हुए। यह किस्मत इतनी भयानक थी कि इसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक पड़ोसी ने इस घटना का खुलासा किया, जो एक अजीब सी खामोशी से परेशान होकर वहां गया था। सुबह की चाय की आवाज नहीं, बच्चों की हंसी नहीं, बस एक भयानक सन्नाटा। उसने पुलिस को खबर दी और जल्द ही घर पुलिस वालों से भर गया। जो मंजर उन्हें दिखा वो बेहद खौफनाक था। 10 लाशें छत से लटकी हुई थीं, उनके चेहरे ढके हुए, उनके हाथ पैर बंधे हुए। एक और लाश जमीन पर पड़ी थी। मरने वालों में 72 साल की दादी नारायणी देवी से लेकर 15 साल की प्रियंका तक शामिल थीं। परिवार के मुखिया 50 साल के ललित भाटिया भी मृतकों में शामिल थे। किस काली शक्ति ने इस परिवार को इतने दुखद अंत तक पहुंचाया था? जैसे ही जांचकर्ताओं ने घर की बारीकी से जांच की, उन्हें एक खौफनाक चीज मिली। 11 डायरियां। ये कोई आम डायरियां नहीं थीं। ये 11 सालों से बड़ी ही सावधानी से लिखी गई थीं। अजीबोगरीब रस्मों, रहस्यमय नोट्स और परेशान करने वाले चित्रों से भरी हुई। डायरियों ने एक ऐसे परिवार की ओर इशारा किया जो एक खतरनाक, रहस्यमयी दुनिया में फंस गया था। उनमें कठिन तपस्या यानी मुश्किल रस्मों के जरिए मोक्ष प्राप्त करने की बातें लिखी थीं। आंखों पर पट्टी, मुंह में कपड़ा और शरीरों को कैसे रखना है, इन सब के बारे में पूरी जानकारी लिखी थी। पुलिस ने बाद में पुष्टि की कि लिखावट ललित भाटिया की थी। क्या यह एक भ्रमित दिमाग द्वारा की गई सामूहिक आत्महत्या का मामला था? मनोवैज्ञानिक और अपराध विज्ञानी हैरान थे। वे इस घटना की गहराई और जटिलता को समझने की कोशिश कर रहे थे। इस दुखद घटना का बड़ा पैमाना एक ऐसी स्थिति की ओर इशारा करता था जिसे साझा मनोविकृति या फोली आदू कहते हैं। यह एक मानसिक विकार है जिसमें एक व्यक्ति का भ्रम दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में फैल जाता है। यह एक दुर्लभ स्थिति होती है जब भ्रमपूर्ण विचार एक व्यक्ति से एक या एक से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाते हैं। यह स्थिति अक्सर उन लोगों में देखी जाती है जो एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताते हैं और जिनके बीच गहरा भावनात्मक संबंध होता है। इस मामले में परिवार का मुखिया माना जाने वाला ललित भाटिया इसके केंद्र में लग रहा था। ललित का व्यक्तित्व और उसके विचार परिवार के अन्य सदस्यों पर गहरा प्रभाव डाल रहे थे। क्या ललित, जो खुद अपने अंदरूनी राक्षसों से जूझ रहा था, अपने पूरे परिवार को इस भयानक रस्म में शामिल होने के लिए मनाने में कामयाब हो गया था, या फिर परिवार के सदस्य खुद ही इस भ्रम में फंस गए थे? क्या वे खुशी से उसके पीछे चल दिए थे? उनकी अपनी वास्तविकता की समझ उसके प्रभाव से बिगड़ गई थी? यह सवाल मनोवैज्ञानिकों और अपराध विज्ञानी दोनों के लिए एक पहेली बना हुआ था। डायरियों ने एक ऐसे परिवार की परेशान करने वाली तस्वीर पेश की जो भ्रम के जाल में फंस गया था। उनके विचार और भावनाएं ललित के प्रभाव से पूरी तरह बदल गए थे। उनके दिमाग एक खतरनाक विश्वास प्रणाली के बंदी थे। यह विश्वास प्रणाली इतनी मजबूत थी कि उन्होंने अपनी वास्तविकता को पूरी तरह से खो दिया था और एक नई, विकृत वास्तविकता को अपना लिया था।
भाटिया परिवार बहुत धार्मिक था। पड़ोसियों में अपनी धार्मिक प्रथाओं के लिए जाना जाता था। वे एक ऐसे संप्रदाय के अनुयायी थे जो रस्मों के जरिए मोक्ष प्राप्त करने पर जोर देता था। हालांकि भारत में यह असामान्य नहीं है, लेकिन उनके विश्वास एक अंधेरे और जुनूनी मोड़ पर चले गए थे। डायरियों से पता चला कि परिवार आर्थिक स्थिरता, स्वास्थ्य और भविष्य के बारे में चिंताओं से जूझ रहा था। ऐसा लगता था कि ललित भाटिया ने खुद को और अपने परिवार को यकीन दिला दिया था कि ये रस्में ही देवताओं को प्रसन्न करने और आपदा को टालने का एकमात्र तरीका है। उनका गहरा धार्मिक विश्वास, जो डर और निराशा से बिगड़ गया था, आत्मविनाश का हथियार बन गया था। भाग 6, शक के साए। शुरू की जांच में सामूहिक आत्महत्या की ओर इशारा किया गया था, लेकिन कुछ बातें अभी भी अस्पष्ट थीं। फांसी के तरीकों की जटिलता, कुछ पीड़ितों से संघर्ष की कमी और घटना से कुछ घंटे पहले सीसीटीवी फुटेज में दूसरों का शांत व्यवहार, ये सब शक पैदा करते थे। क्या कहानी में कुछ और भी था? क्या कोई बाहरी ताकतें काम कर रही थीं? पुलिस ने कई पहलुओं की जांच की, जिनमें तंत्र मंत्र की संभावना और किसी भयानक बाहरी ताकत की भागीदारी भी शामिल थी। हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं मिला। भाग 7, पहेली सुलझाना। बुराड़ी मौतों ने पूरे भारत और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दीं। सबूतों का विश्लेषण करने के लिए फोरेंसिक विज्ञान, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को बुलाया गया। ये मामला मानव मन की शक्ति और अनियंत्रित भ्रम के विनाशकारी परिणामों का एक खौफनाक उदाहरण बन गया। व्यापक जांच के बावजूद कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले। मौतों से पहले की घटनाओं का सही क्रम, परिवार के अलग अलग सदस्यों के इरादे और बाहरी प्रभाव की संभावना, ये सब जांचकर्ताओं को हैरान करते रहे। ऐसा लग रहा था कि बुराड़ी का मामला हमेशा के लिए एक पहेली बना रहेगा, मानव मानस के रहस्यों का एक भयानक प्रमाण। भाग 8, लोगों की नजर में। बुराड़ी मौतों ने पूरे भारत में दहशत और अविश्वास की लहरें फैला दी। मीडिया इस खबर में डूब गया। अखबारों, टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों ने व्यापक कवरेज प्रदान की। ये त्रासदी राष्ट्रीय बातचीत का विषय बन गई, जिससे मानसिक स्वास्थ्य, धार्मिक विश्वासों के प्रभाव और पारिवारिक गतिशीलता की भूमिका के बारे में बहस छिड़ गई। इस मामले ने फिल्म निर्माताओं और लेखकों की कल्पना को भी आकर्षित किया, जिससे कई वृत्तचित्र, फिल्में और किताबें बनी, जिन्होंने रहस्य को सुलझाने और त्रासदी के पीछे के कारणों को समझने का प्रयास किया। बुराड़ी की मौतें जीवन की नाजुकता और मानव व्यवहार के अंधेरे पक्ष की एक कठोर याद दिलाती हैं। भाग 9, त्रासदी की गूंज। बुराड़ी का मामला अपने पैमाने में चौंकाने वाला होते हुए भी कोई अलग थलग घटना नहीं थी। यह घटना हमें याद दिलाती है कि कैसे समाज में गहरे बैठे मुद्दे और व्यक्तिगत संघर्ष सामूहिक त्रासदियों का रूप ले सकते हैं। धार्मिक विश्वासों या पंथों के कारण सामूहिक आत्महत्या के ऐसे ही मामले दुनिया भर में सामने आए हैं। ये घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि कैसे विश्वास और विचारधाराएं लोगों को एक साथ ला सकती हैं, लेकिन कभी-कभी विनाशकारी परिणाम भी ला सकती हैं। ये त्रासदियां सामूहिक सोच के शक्तिशाली प्रभाव, अनियंत्रित करिश्माई नेताओं के खतरों और जीवन में अर्थ और उद्देश्य की तलाश करने वाले व्यक्तियों की भेद्यता को उजागर करती हैं। करिश्माई नेताओं का प्रभाव इतना गहरा हो सकता है कि लोग अपनी व्यक्तिगत सोच और निर्णय क्षमता खो बैठते हैं। बुराड़ी की मौतें आलोचनात्मक सोच, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और चरम विश्वासों या परिस्थितियों का सामना करते समय मदद लेने के महत्व की एक गंभीर याद दिलाती हैं। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना कितना महत्वपूर्ण है और कैसे सामूहिक सोच के प्रभाव से बचा जा सकता है। यह एक ऐसी त्रासदी है जो सामूहिक चेतना को आहत करती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हम अपने समाज को और अधिक सुरक्षित और समझदार बना सकते हैं। समाज से मानव व्यवहार की जटिलताओं और मानव मन के भीतर छिपी अंधेरी क्षमता का सामना करने का आग्रह करती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।